नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के सीरीज में, जो यूपीएससी, बीपीएससी सहित ऑल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स हिंदी में प्रोवाइड कराते हैं। आज है दिनांक 5 फरवरी 2026, डेट लगाना भूल गए हैं। तो आज हम 5 फरवरी 2026 के एक न्यूज़ जो हमारे काम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसे हमने आज के इस सेशन में कवर करने का प्रयास किया है। जैसे कि आपको पता है कि डीएनए सीरीज ने कुछ दावा करना शुरू किया था। बिहार एसआई में 15 प्लस क्वेश्चन, तो 15 प्लस क्वेश्चन आए हैं। एक शिफ्ट में 22 क्वेश्चन, एक शिफ्ट में 12, और अभी 2 शिफ्ट चेक करना बाकी है। फाइनली इस पर वीडियो बनाना भी बाकी है और आप लोग इसके साक्षी बने भी हैं। एडीओ के एग्ज़ाम में 30 प्लस क्वेश्चन इससे आएंगे। 72वीं बीपीएससी में 40 प्लस और बीएसएससी में 30 प्लस। उसी प्रकार से यूपीएससी सीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो यूपीएससी सीएससी में भी 10 प्लस क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी में 15 प्लस, आरआरबी लेवल 1 में 15 प्लस। यूपी पीएससी की बात करें तो 10 प्लस और यूपीएसआई की बात करें तो 5 प्लस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये दावा कर रहा है डीएनए सेशन। तो चलिए अब हम आज कई खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला खबर है कि पटना नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी होगा। ऐसा करने वाला राज्य का पहला नगर निकाय होगा। क्या जारी करेगा? म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो बिहार का पहला नगर निकाय जो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा तो वो होगा पटना नगर निगम। अब ये न्यूज़ हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसी प्रकार का सेम सवाल बिहार दरोगा 2026 में जो हुआ है, अभी हाल ही में 18 जनवरी को, जिसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि नगर निकाय चुनाव में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये भी पूछ सकता है कि तो इसमें हम याद क्या रखेंगे? म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है, पहला जिला कौन सा है, तो पटना हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं बिहार के बारे में कुछ अन्य बातें। बिहार में प्रथम तो कृषि उत्पादन की बात करें तो मखाना 90% से अधिक बिहार में उत्पादन होता है। लीची उत्पादन एवं मशरूम उत्पादन में भी बिहार प्रथम स्थान पे आता है। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना बिहार। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ भारत सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है राज्य है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की उत्पत्ति हुआ। और भारत का पहला गणतंत्र की हम बात करें तो लिच्छवी वैशाली जिले में पड़ता है, तो ये भारत का पहला गणतंत्र था। प्रथम स्थान भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले गणितज्ञ आर्यभट्ट भी बिहार से ही थे। और अन्य में बात करें तो बीएसएनएल मोबाइल सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आ रहा है आर्थिक सर्वेक्षण से। आर्थिक सर्वे से आपको हम बता दें कि आर्थिक सर्वे हो या बजट हो, बिहार हो या केंद्र हो, इस सब पे हम स्पेशल सेशन बहुत जल्द ही लेकर के आएंगे। तो चलिए हम इस न्यूज़ को कवर करते हैं। न्यूज़ क्या है कि शिवहर आर्थिक सर्वे में बिहार का सबसे गरीब जिला एवं सीतामढ़ी सबसे पिछड़े में अररिया तीसरे स्थान पे। तो सबसे गरीब में रैंक 1 कौन लाया? तो शिवहर होगा। और रैंक 2 कौन लाया गरीबी में? तो सीतामढ़ी, ये हमारा ज़िला है। तो हमारा नहीं है, हमारे ज़िले हैं, हम सभी के ज़िले हैं। और नंबर 3 पे है अररिया, है ना।
इस बात को आप याद रखेंगे। शिवहर की प्रति व्यक्ति आय है 18,980 एवं सीतामढ़ी की प्रति व्यक्ति आय है 21,448 रुपया। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी से संबंधित हम कुछ 2011 के जनगणना पर आधारित आंकड़ों को देखेंगे। आंकड़ा में है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो नंबर 1 पे कैमूर, नंबर 2 पे जमुई और नंबर 3 पे बांका है। सर्वाधिक शहरीकरण की बात करें तो सबसे अधिक शहरीकरण पटना में, दूसरे स्थान पे आता है मुंगेर एवं तीसरे स्थान पे शहरीकरण में भागलपुर। सबसे कम शहरीकरण की बात करें तो समस्तीपुर एवं बांका में, द्वितीय पे मधुबनी और तीसरे पे कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की बात करें तो रोहतास, दूसरा पटना और तीसरा भोजपुर। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में, फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार। सीतामढ़ी साक्षरता में भी टॉप किया है ना, रैंक 2 पे आता है कम साक्षरता में, ज़्यादा साक्षरता नहीं समझिएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले में रोहतास, भोजपुर एवं बक्सर। सर्वाधिक कम पुरुष साक्षरता वाले जिले में पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास, मुंगेर एवं पटना। सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा, मुंगेर, पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिले रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिले पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले कैमूर, पटना, मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता वाले जिले शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी। सर्वाधिक एससी वाले जिले गया, नवादा, औरंगाबाद। सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाले जिले किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले जिले पश्चिम चंपारण, कटिहार, जमुई। न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाले जिले में आ जाएगा खगड़िया, समस्तीपुर एवं औरंगाबाद। तो इस प्रकार से हमने बिहार के प्रमुख 2011 के जनगणना के आंकड़े देखे हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 72वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स का डेट भी डिसाइड हो चुका है। ये डेट डिसाइड हुआ है 27 जुलाई 2026 को टेंटेटिव डेट आया है। और इसी डीएनए की सेशन में ही हम प्रत्येक दिन बिहार स्पेशल के टॉपिक बाय टॉपिक लाने का प्रयास किए हैं, ताकि जिससे आपका बिहार स्पेशल कवर हो जाए, अलग से कवर करने की जिम्मेदारी न रहे। तो फिर से बता दें कि 50+ क्वेश्चन डीएनए सीरीज से बीपीएससी प्रीलिम्स में कोई नहीं हार सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रख्यात समाजशास्त्री आंद्रे बेते का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो जब भी कोई प्रख्यात व्यक्ति होते हैं जिसने ख्याति प्राप्त किया हो, तो मृत्यु के बाद भी पूछ लिया जाता है कि ये किस लिए प्रसिद्ध थे। तो 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है किनका? आंद्रे बेत्रे का। ये कौन थे? समाजशास्त्री थे। तो कुछ डिटेल में न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं। जाने माने समाजशास्त्री और लेखक आंद्रे बेते का मंगलवार के रात निधन हो गया। ये 91 वर्ष के थे। उसकी बेटी राधा ने बताया कि मेरे पिता कुछ समय बाद बीमार थे। चलो ये तो छोड़ो, ये इतना जानेंगे कि कौन थे? आंद्रे बेत्रे समाजशास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि 2025 में हुए प्रमुख निधन और उनसे जुड़े हुए किस लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे। रामदरस मिश्र हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार थे। उन्हें साहित्य पद्मश्री 2025 से भी सम्मानित किया गया था। किसमें? साहित्य में। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान तथा व्यास सम्मान से भी सम्मानित थे। धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे। जन्म पंजाब में हुआ था, मृत्यु मुंबई में। पद्म भूषण 2012 में, लोकसभा सांसद भी रहे 2004 से 9 में, एवं प्रथम फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। असरानी बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता रहे। सतीश शाह बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता रहे। लगता है कि सारे बॉलीवुड के अभिनेता को 2025 में ही जाना था।
जुबिन गर्ग असम के महान गायक एवं संगीतकार रहे। रवि नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। मेघनाथ देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पद्म भूषण 2008 मिला था। एल गणेशन मणिपुर एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल रहे। अच्युत पोद्दार बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता रहे। शिंबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री रहे और 8 बार लोकसभा 3 बार राज्यसभा के सदस्य पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे थे। सत्यपाल मलिक बिहार, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। फौजा सिंह विश्व के प्रसिद्ध उम्रदराज मैराथन धावक रहे। जेम्स वाटसन डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना के सह खोजकर्ता। अच्छा, जेम्स वाटसन अभी जिंदा थे। जेम्स वाटसन डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के सह खोजकर्ता थे। समझ में आया? हाल ही में निधन हुआ है जेम्स वाटसन के, जो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के खोजकर्ता थे। गिरिजा व्यास, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जेम्स वाटसन गिरिजा व्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। मनोज कुमार अभिनेता एवं फिल्म निर्माता। भारत कुमार उपाधि दिया गया था और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। एम.आर. श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे। कुमुदनी लाखिया प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु। मूल नाम जॉर्ज मारिया बारगेलियो। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे 2016 से 21 में और शायद प्लेन दुर्घटना में इन्हीं का देहांत हुआ था। प्लेन दुर्घटना में इनका मृत्यु हुआ था। बाबा शिवानंद आध्यात्मिक गुरु 2022 में पद्म श्री से सम्मानित। 128 वर्ष की आयु में बनारस में निधन हो गया। जाकिर हुसैन विख्यात तबला वादक। अरे, जाकिर हुसैन का भी निधन अभी हुआ है इधर आकर के। चलिए, विख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन ये 5 ग्रैमी पुरस्कार का विजेता रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये भी विजय रूपानी जी। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो ये तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री थे, निधन हो गया इनका 25 दिसंबर 2024 को। जन्म हुआ था पंजाब प्रांत के गाह गांव में और 2004 से 2014 तक 13वें प्रधानमंत्री रहे। 2 बार इनका कार्यकाल रहा। 1991 से 96 के बीच भारत के वित्त मंत्री भी रहे। 1998 से 2004 के बीच राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे और 1987 में पद्म विभूषण मिला। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। साथ ही साथ इसरो के अध्यक्ष भी रहे। योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी रहे। इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। विवेक देवराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष। शारदा सिन्हा आप सभी को पता होगा कि लोक गायिका थी, बिहार के कोकिला के नाम से जानी जाती थी। तो ये शारदा सिन्हा भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे। पद्म विभूषण 2000 और पद्म भूषण 2008 से सम्मानित। गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग से संबंधित, आप ये भी याद रखेंगे गोदावरी दत्त को। और सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री 1990 में पटना कुम्हार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और 2020 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा 2025 में हुए प्रमुख निधन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला न्यूज की तरफ। अगला न्यूज कल जो आ रहा था, तो कल के दिन में खेमचंद्र होंगे मणिपुर के मुख्यमंत्री। खेमचंद्र सिंह होंगे, लेकिन कल जब उसने शपथ ली तो आज फिर से न्यूज़ बना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 फरवरी को डिटेल से हमने कवर किया था और आज भी इसे हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ
अलग अलग न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ, भाजपा के नेतृत्व में बनी सरकार, खेमचंद्र होंगे सीएम एवं डिप्टी सीएम ने दिल्ली में वर्चुअल शपथ ली। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मणिपुर के सारे मामला को समझते हैं कि मामला क्या था। भाजपा के नेता यूमनाम खेमचंद्र सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। तो आप नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? यूमनाम खेमचंद्र सिंह। यूमनाम खेलचंद्र से खेमचंद आपको याद रहेगा। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठकों से उन्हें नेता चुन लिया गया। अब राज्यपाल के सामने सरकार भी के मैंने वो मुख्यमंत्री के शपथ भी ले लिए। तो हाँ चलिए इसमें आगे देखते हैं। ये यूमनाम खेमचंद्र सिंह के अगर बारे में हम जानकारी लेते, ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है और विधानसभा क्षेत्र इनका है सिगजामेई मणिपुर के, और विधायक ये 2017 से है और मैतेई समुदाय से आते हैं। तो यहाँ विवाद भी था, तो कौन थी? मैतेई, कुकी और मैतेई जनजाति का विवाद था, कुकी एवं मैतेई। स्पीकर पद पे रहे हैं मणिपुर की विधानसभा में और कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। ये खेमचंद्र ताइक्वांडो में 5वां डैन ब्लैक बेल्ट पाने वाले भारतीय बने हैं। यूमनाम खेमचंद्र सिंह पारंपरिक ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट्स है में 5th डैन ब्लैक बेल्ट पाने वाले पहले भारतीय भी हैं। उन्हें यह प्रमाण पत्र 30 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में ग्लोबल ट्रेडिशनल ताइक्वांडो फेडरेशन के ऑफिस में दिया गया। तो जैसे कि आपको बताया कि ये एक मार्शल आर्ट है और मार्शल आर्ट में डैन का मतलब होता है ब्लैक बेल्ट के ऊपर के स्तर। ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद आगे के सभी रैंक को डैन कहा जाता है। अब मेल घटना यहाँ से शुरू होगा। 13 फरवरी 2025 को एन बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफे के बाद लगा था राष्ट्रपति शासन। तो फाइनली एन बीरेंद्र सिंह को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो मणिपुर में 3 प्रमुख जनजाति है, जिसे में बात करें तो पहला कुकी, दूसरा मैतेई एवं तीसरा बात करें तो नागा। लगभग अगर हम इसमें हाँ ये तीन प्रमुख जनजाति हैं। तो मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा शुरू हुआ मई 2023 में। इसमें अब तक करीब 260 लोगों की मौत हो चुका है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। राज्य में 2 साल तक हिंसा न रोक पाने के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया और ये 60 सदस्य विधानसभा को निलंबित करके एन बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफे के 4 दिन बाद 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन खत्म होने की आखिरी तारीख थी, मतलब 1 साल। तो टेंशन न लीजिए कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है, 1 साल तक कैसे लगा रह गया, उसके लिए क्या चीज़ जरूरी है, ये सारी बातें राष्ट्रपति शासन में होता है कि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, आप घबराए नहीं। चलिए मणिपुर के बारे में देखते हैं कि विधानसभा क्षेत्र 2022 की बात करें तो कुल सीटें 60 है। तो उसमें जीत के लिए बहुमत के लिए 31 चाहिए, जो भाजपा के खुद के पास 32 सीटें हैं, एनपी के पास 7 है, जदयू के पास 6। इस प्रकार से आप दिए गए सीट देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कुकी एवं मैतेई समुदाय के बीच जो हिंसा हुआ था वो हिंसा का प्रमुख कारण क्या रहा। तो बात है 2023 की 24 अप्रैल की। मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय के लिए एसटी का दर्जा देने की सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था। इस पर आदेश के बाद कुकी समुदाय में आक्रोश फैला और हिंसा भड़की। किसको? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुकी समुदाय पहले से एसटी में आते हैं मणिपुर में, जबकि मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने के लिए, एसटी का दर्जा देने के लिए
पर सिफारिश भेजने का निर्देश दिया। कौन? वहाँ की हाई कोर्ट ने। किसे शामिल करने के लिए? मैतेई के। पहले एक बार आप समझ लीजिए, कुकी को मणिपुर में एसटी के दर्जा प्राप्त है, जबकि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा प्राप्त नहीं था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सिफारिश भेजा गया का निर्देश दिया गया कि मैतेई को भी एसटी में शामिल कर लिया जाए। क्योंकि पहले से ही एसटी में शामिल हैं, उन्हें डर है कि अगर मैतेई भी एसटी का दर्जा मिल जाता है तो वो पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीद सकेंगे और उससे उनका सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मणिपुर की अगर इम्फाल घाटी की बात करें तो 10% भूमि क्षेत्र है जहां मैतेई बहुसंख्यक हैं। बाकी 90% पहाड़ी इलाकों में कुकी एवं नागा समुदाय है। यह क्षेत्र आदिवासी जमीन के अंतर्गत आता है और मैतेई यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते थे। नंबर 2 की बात करें तो अलग कुकी प्रशासन की मांग। नंबर 1 तो देख लिए एससी समुदाय वाला। नंबर 2 में है अलग कुकी प्रशासन की मांग। कुकी समुदाय कुकीलैंड, मतलब जिसे पहले से एसटी के दर्जा प्राप्त है, वो मांग कर रहा है, एवं जूमलैंड नाम के अलग प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। मैतेई समुदाय और राज्य सरकार इस मांग को राज्य की अखंडता के लिए खतरा मानती थी। तीसरा कारण है कुकी पर ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाना। कुकी समुदाय पर म्यांमार से ड्रग्स तस्करी का आरोप लगता रहा। सरकार ने भी कुकी पर अवैध अफीम की खेती की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया, जिससे सरकार के प्रति उनका अविश्वास और बढ़ गया। कुकी का मानना है कि उनके समुदाय के बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। कुकी समुदाय का आरोप है कि मणिपुर सरकार मैतेई के पक्ष लेती है। वे सुरक्षा बलों और पुलिस पे भी एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हैं। अगर हम कुकी और मैतेई की विवाद को देखें तो ये इम्फाल में 53% है। मैतेई और नागा एवं कुकी की संख्या 40% है। यह 3 मई 2023 से शुरू हुआ था। इसमें लगभग 260 मौत हुई, 1500 से अधिक घायल हुए एवं 70,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होने पर विवश किया गया। इसमें कुल 10 महीने तक इंटरनेट भी बाधित रहा। आइए अब हम देखते हैं कि मणिपुर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देखते हैं, कुछ जीके। तो मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी में से 22 किलोमीटर 327 वर्ग किलोमीटर में फैला एक छोटा सा राज्य है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर का एक नाम जयंती राज्य है, जिसका अर्थ सामाजिक भूमि होता है। इम्फाल राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सेना से लड़ाई के लिए ब्रिटिश की छावनी था। कौन? इम्फाल। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटिश सेना की छावनी था, किससे? जापान से लड़ने के लिए। मणिपुर की आबादी में मैतेई और नागा कुकी जनजाति प्रमुख है। इनमें अधिकार को लेकर टकराव होता रहता है। मणिपुर में चांदी, ये जो जरूरी हो जाता है। मणिपुर में चांदी, बॉक्साइट, जस्ता जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। पहाड़ी ढलानों पर खेती की जाती है। यहाँ केबुल लमजाय राष्ट्रीय उद्यान, सेंथ्रिक हिल्स अभयारण्य और कुमग्य घाटी जैसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मणिपुर को मणिपुरी नृत्य के लिए जाना जाता है। यह प्राचीन भारतीय नृत्यों में से एक है। सोन महोत्सव मणिपुर के प्रमुख धार्मिक महोत्सव है। इस दौरान सोन गोपाल और देवी दुर्गा की झांकियाँ निकाली जाती है। मणिपुर की अगर हम मैप की बात करें तो लगता है नागालैंड से। अगर हम पूरब में बात करें तो म्यांमार से, और पश्चिम में असम से, और दक्षिण में हम बात करें तो मिजोरम एवं म्यांमार दोनों से। तो कहाँ किसके से सीमा लगाता है? एक म्यांमार से, दूसरा का नागालैंड से, तीसरा का मिजोरम से और फिर असम से। सीमा नहीं लगाता है तो किससे? त्रिपुरा से एवं मणिपुर से और अरुणाचल प्रदेश से। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अब मणिपुर के बारे में हम कुछ विशेष जानते हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक
सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है जिसे भारत का रत्न एवं पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो मणिपुर को क्या कहा जाता है? भारत का रत्न एवं पूर्व का स्विट्जरलैंड, पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है मणिपुर का भारत का रत्न। राजधानी इम्फाल के साथ यह राज्य 90% पर्वतीय क्षेत्र से घिरा है। अपनी शास्त्रीय नृत्य शैली कौन है? रासलीला। और लोक नृत्य शैली पुंग चोलोम, अनूठी लोकटक झील और 532 किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय म्यांमार की सीमा के लिए विशेष जाना जाता है। संस्कृति विरासत की बात करें तो मणिपुर नृत्य में क्या आएगा? रासलीला विश्व प्रसिद्ध है जो भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित है। इसके अलावा पुंग चोलोम ऊर्जावान ड्रम नृत्य हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो नागालैंड दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम एवं पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। राज्य का अधिकांश भाग पहाड़ियों से आच्छादित है। लोकताक झील और केबुल लामजाओ, यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन? लोकताक झील। यहीं से बिहार दरोगा में सवाल पूछा गया है, वो भी हम अभी दिखाएंगे आपको। जिस पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है, जो दुर्लभ संगाई हिरन का घर है। मणिपुर की व्यंजन की बात करें तो भोजन में चावल और विभिन्न प्रकार की सब्जी, मांस और मछली शामिल है। ऐतिहासिक महत्व में बात करें तो 1891 में ब्रिटिश राज के अंतर्गत आने से पहले यह एक स्वतंत्र रियासत थी। मणिपुर की भाषा की बात करें तो मैतेई भाषा है, जिसे हम मणिपुरी भी कहते हैं, यहाँ की आधिकारिक भाषा है। पर्यटन में देखें तो श्री श्री गोविंदा जी मंदिर है, लोकतक झील, तैरता हुआ द्वीप है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है एवं ईमा कैथल महिला बाजार है। कहाँ की? मणिपुर की। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 71वीं बीपीएससी में कि लोकतक क्या है, तो ये एक झील है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर्स किसका? प्रेसिडेंट का। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति के 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। 352 में बात करें तो इसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में है। अब हम आइए कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ से एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बिहार दरोगा 1799 पोस्ट में, तो आप इसे मैच करेंगे। 352 में क्या है? तो 352 में है अधिराष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन एवं 360 में वित्तीय आपातकाल। तो इसके साथ आंसर हो जाएगा बी। चलिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के संबंध में आपात, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। जब कभी राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत अथवा उनके किसी एक भाग की सुरक्षा के खतरे हैं या खतरे का तत्काल संभावना है, तो संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घोषणा समुचित विचार के उपरांत की गई है, संविधान में यह व्यवस्था की गई है। संघीय मंत्रिपरिषद को ऐसी कोई भी घोषणा की संतुष्टि लिखित रूप में करेगा। ऐसा प्रत्येक घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन में 30 दिन के भीतर रखना और उसकी स्वीकृति आवश्यक है। यदि ऐसी घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन एवं राज्यसभा द्वारा पारित हो, तो 30 दिनों तक प्रभाव में रहती है। इस घोषणा को नई गठित लोकसभा को अपनी बैठक के 30 दिनों के भीतर पारित करना आवश्यक होता है। जिस दिन लोकसभा उक्त घोषणा पर अपनी स्वीकृति देता है, उससे 6 महीने तक वह लागू रह सकता है। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संसद के
प्रत्येक सदन की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव को उस दिन की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत के 2/3 भाग से पारित होना आवश्यक है। कितने 2/3 से। 6 महीने की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी यदि ऐसे आपातकाल को आगे जारी रखना है तो संसद के दोनों सदनों से इस पर प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। जब संसद के दोनों सदनों से इस प्रकार के प्रस्ताव पारित करेंगे तब आपातकाल की अवधि 6 महीने तक बढ़ती रहेगी। आपातकाल की घोषणा का प्रभाव क्या होगा? तो जब संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। संघ की विधायी शक्ति राज्य सूची के संबंध विषयों तक विस्तृत हो जाती है। संघ की विधायी शक्ति राज्य सूची में भी अब हस्तक्षेप करने लगेगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 20-21 में उल्लेखित अधिकारों को छोड़कर शेष मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका का शरण लेने का अधिकार को स्थगित कर दे। संविधान तंत्र की विफलता ये है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 को हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो अब हम इसे देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को यह प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अन्यथा भी यदि राज्यपाल ऐसा कोई प्रतिवेदन न दे तभी राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि राज्य में संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं है, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा द्वारा उक्त राज्य की समस्त अथवा कुछ कार्यपालिका शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकती है। वह यह भी घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा या संसद की सत्ता के अंतर्गत किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति उच्च न्यायालय को छोड़कर संविधान के किसी भी प्रावधान को स्थगित कर सकता है। ऐसा किसी भी घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यदि 2 महीने के अंदर यदि ऐसा घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो और राज्यसभा की सहमति प्राप्त हो जाने पर वह 2 महीने से आगे भी लागू रहेगा। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो 2 महीना में क्या करना है? स्वीकृति तो लेना आवश्यक है, लेकिन कोई ऐसा परिस्थिति बन गया जब लोकसभा भंग है लेकिन राज्यसभा से सहमति मिल जाता है तो इससे वो लोकसभा 2 महीना से आगे भी चलता रहेगा। किंतु निर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक से आरंभ से 30 दिनों के भीतर ऐसी घोषणा को स्वीकृति देना आवश्यक है। अब जैसे देखिए कि सपोज डेट राज्यसभा भंग है, लोकसभा भंग है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया तो 2 महीने के अंदर अगर वो प्रस्ताव पारित नहीं कराया जाता है राज्यसभा से तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जब पारित हो गया तो 2 महीने के बाद भी चलता रहेगा। अब फिर लोकसभा अपने अस्तित्व में आ गया तो जब पहली बैठक होगा तब से 30 दिन के भीतर उसे स्वीकृति देना आवश्यक है। जिस दिन लोकसभा उक्त घोषणा की अपनी स्वीकृति देती है उस दिन से अगले 6 महीने तक वह लागू रहेगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद के दोनों सदन प्रस्ताव पास कर और यह 6 महीने करके आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे में बार कर सकते हैं किंतु किसी स्थिति में अर्थात जब संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल प्रभावी है तथा निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि
निर्वाचन करने में कठिनाइयां होने के कारण, संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण घोषणा जारी रहना आवश्यक है, तो यह 1 वर्ष तक भी आगे बढ़ाई जा सकती है। देखिए, तो पहले तो ये 6 महीना तक लग जाएगा, लेकिन 6 महीना कर करके आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कब? जब निर्वाचन आयोग कह दे कि अभी हम चुनाव कराने में सक्षम नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 360 के में। आर्टिकल 360 कहता है, घोषणा करता है, बताता है वित्तीय आपातकाल के संबंध में। तो जब राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जब भारत अथवा उसके किसी भी एक भाग में वित्तीय स्थिरता अथवा उसकी वित्तीय साख खतरे में पड़ गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो सकता है। वित्तीय आपातकाल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में अभी वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। यदि ऐसी घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो तथा 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी। सेम कंडीशन कैसा है? राष्ट्रपति शासन की तरह। किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा के द्वारा वही 30 दिन के भीतर स्वीकृति पास करना आवश्यक हो जाता है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, जब संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित उद्घोषणा लागू रहती है तो संघीय कार्यपालिका को यह अधिकार हो जाता है कि वह राज्य सरकार को यह निर्देश दे सकती है कि अपनी वित्तीय व्यवस्था का संचालन कैसे करे। वित्तीय आपातकाल के समय विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है। राष्ट्रपति संघ एवं राज्य के कार्यरत कर्मचारी के किसी भी वर्ग अथवा समस्त कर्मचारी के जिनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी सम्मिलित है, वेतन एवं भत्ते में कटौती का निर्देश भी जारी कर सकती है, माने कर सकता है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने फाइनली क्या देखा, ये चौथा न्यूज में कि मणिपुर के नया सीएम घोषित हुए हैं और शपथ लिए हैं। उससे संबंधित मणिपुर में क्या विवाद है, मणिपुर के ज्योग्राफी भी देखे, मैप भी देखे और राष्ट्रपति शासन लगा था तो राष्ट्रपति शासन के बारे में भी हमने जाना है। नंबर 5, अगला न्यूज आ रहा है कि नौसेना के अधिकारी दिवाकर जयंत नौसेना मुख्यालय में डायरेक्टर जनरल ऑफ लेवल आर्मेंट बने। वे पी उपाध्याय का स्थान लेंगे। दिवाकर इंडियन नेशनल आर्मामेंट सर्विस में 1991 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें नौसैनिक, तो ये क्या बने हैं? दिवाकर जयंत नौसेना प्रमुख में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेवल नौसेना मुख्यालय में डायरेक्टर जनरल ऑफ लेवल आर्मामेंट बने हैं। कौन? दिवाकर जयंत। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी है। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है एवं थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी है। नौसेना भाई जल में कौन है? दिनेश भैया। हवा में कौन है? अमरप्रीत। और जमीन पर कौन है? उपेंद्र। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जल में दिनेश, वायु में अमरप्रीत था और जमीन पे उपेंद्र। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? सीडीएस 1 नंबर पे कौन है? तो सीडीएस है अनिल चौहान जी। तो सी 1 का हो जाएगा 3, 1 का 3 सिंगल में है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सांख्यिकी मंत्रालय ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई को बेस ईयर 2012 से बदलकर 2024 किया है। सीपीआई 2024 में 558 वस्तुएं होगी जो पहली बार
ऑनलाइन बाज़ारों की कीमतें से जोड़ी जाएगी तथा नया CPI का डेटा 12 फरवरी का जारी होगा। अब हम इसमें चेंज हो रहा है किसमें, GDP के बेस रेट में, GDP बेस रेट, IIP, WPI और CPI की सारा बेस रेट चेंज हो रहा है। तो हम देखते हैं कि चेंज होकर के क्या होगा। तो GDP जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, तो पहले बेस ईयर था 2011-12 से बदलकर 2022-23 होगा। IIP औद्योगिक उत्पाद सूचकांक 2011-12 के बदलकर 2022-23 होगा और CPI 2012 को बदल करके 2024 होने वाला है। और WPI की भी बात करें तो WPI के भी था 2011-12 और ये भी बदल करके 2022-23 होने वाला है। तो आप याद रखेंगे 2022-23 और इकलौता CPI है जिसका 2012 था वो 2024 हो जाएगा। चलिए अगला है न्यूज़ अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने M अनीता बैच माने IRS 2007 बैच को रक्षा मंत्रालय के निर्देशक नियुक्त किया है। तो रक्षा मंत्रालय के निर्देशक कौन बनी है, रक्षा मंत्रालय में निर्देशक कौन बनी है, रक्षा मंत्रालय में निर्देशक तो M अनीता दीदी रक्षा मंत्रालय में निर्देशक बनी है। तो इसी से जुड़े हुए हम प्रमुख अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, तो TB सोमनाथ मंदिर से आप याद रखेंगे, गुजरात में है और ये कैबिनेट सचिव है। गुजरात के ही हैं कौन, साधु बाबा, और साधु बाबा के चेले जे भी सोमनाथन से जुड़े हुए हैं। विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री। विदेश सचिव किसके सचिव, तो विदेश मंत्री का सचिव। विदेश मंत्री कौन है जी, तो S जयशंकर। गृह सचिव कौन है, तो गृह मंत्री टकलू चाचा के सचिव कौन है, तो गोविंद मोहन। रक्षा सचिव राजनाथ सिंह के सचिव कौन है, तो राजेश कुमार। राजस्व सचिव के कौन है, तो अरविंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री के प्रथम सचिव प्रमोद कुमार मिश्र। द्वितीय सचिव है शक्तिकांत दास। आपको बता दें RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है, निधि तिवारी। CAG कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्तमान में कौन है, तो संजय मूर्ति है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वर्तमान में CAG कौन है, तो संजय मूर्ति। भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है, TCS कल्याणी। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद GP सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। और जस्टिस सूर्यकांत 53वां मुख्य न्यायाधीश एवं 52वां कौन थे, तो VR गवई। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो अजय मनिक राव खानविलकर, यह है लोकपाल अध्यक्ष। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगला 8वां खबर की तरफ। 8वां खबर है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने किया पाकिस्तान के पैतृक घर का दौरा। तो इसमें हम जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक है क्या और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। तो यहाँ आप अजय बंगा जी को देख रहे हैं, ये अपने पैतृक गांव पाकिस्तान की दौरा किए हैं। विश्व बैंक जिसे WB शॉर्ट में बोलते हैं और फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1944। तो इसे हम याद कब रखेंगे, अपना देश आज़ाद कब हुआ था, 1947। जस्ट 1947 से 3 साल पहले ही वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ है। तो आपसे याद रह जाएगा 1944। प्रकार क्या है, मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है और वैधानिक स्थिति संधि के तहत हुआ है और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का DC। CDDC से आपको याद रहेगा CDDC। सदस्य है वर्तमान में 189 देश और
प्रमुख लोग की बात करें तो अजय बंगा है प्रेसिडेंट, अंशुला कांत है सीईओ और पेत्री गोल्डस्वर्ग है अर्थशास्त्री और कार्मेन रिहाट है मुख्य अर्थशास्त्री। पैतृक संगठन है विश्व बैंक समूह। इधर भी हम देखते हैं विश्व बैंक से जुड़े हुए कुछ अन्य बातें। वर्ल्ड बैंक 187 देशों के स्वामित्व वाला एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका लक्ष्य कमज़ोर देशों को इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट देना, रिसर्च फैसिलिटीज के मामले में ये बैंक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। इसमें स्पेशलिस्ट डिवीज़न शामिल है जो स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े मामलों पर सलाह देते हैं। वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट लोकल गवर्नमेंट को लोकल रिसर्च और शैक्षणिक सुविधाएं देता है। इसकी स्थापना 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और जापान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हुए यूरोप और जापान को फिर से मजबूत बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया गया था 1944 में। 1946 में जब इसने मूल रूप से काम करना शुरू किया तब 38 सदस्य थे। वर्तमान में दुनिया के ज़्यादातर देश इसके सदस्य हैं। तो इस प्रकार से आज के प्रमुख खबरों को उसके डिटेल्स एनालिसिस के साथ हमने देखा है। तो अब बढ़ते हैं हम आज के खबर के तरफ, मतलब क्वेश्चन की तरफ, जो कल के न्यूज़पेपर पर आधारित होंगे। उसका आपको आंसर बताना है। कहाँ जा कर के? तो ये सफ़र एजुकेशन टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं। अगर आप टेस्ट देते आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आप अभी टेलीग्राम चैनल पे जाएं ये क्लास कंप्लीट होने के बाद, और सफ़र एजुकेशन सर्च करें, या लास्ट में हम स्कैनर देंगे, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। अन्यथा इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो दिन दिवस को इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है वो आपको बताना है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं आज ही हम इसी सेशन में आपको पढ़ाए हैं। लोकतक एक क्या है इसी सेशन में पढ़ाए हैं। यहाँ पे मिलान करना है, ये भी क्वेश्चन हम आपको इसी सेशन में पढ़ाए हैं। अनुच्छेद के साथ साथ आपातकाल, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था दरोगा में, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दरोगा में। चलिए कल के प्रश्नों का उत्तर देखते हैं कि कल के प्रश्न में है कि रेयर अर्थ समिट के बारे में विचार करना है। ये एक दुर्लभ तत्वों का सम्मेलन है जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के खनन पर संस्करण आपूर्ति श्रृंखला में भविष्य की तकनीकी के लिए आयोजित की जाती है। तो 80% बच्चों ने सही आंसर किया है, जिसका सही आंसर है कि दोनों सत्य कथन है। अगला है अभिकथन एवं कारण से। अभिकथन है कि ज्ञान भारत पोर्टल संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, और कारण क्या बता रहा है कि ज्ञान भारत पोर्टल लाखों पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया गया है। तो अभिकथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य एवं प्रथम रैंकिंग से मिलान करना था। ग्रामीण विकास में प्रथम रैंक किसका है? तो ग्रामीण विकास में प्रथम रैंक है तमिलनाडु का, तो 1 का बी आंसर हो जाएगा। जनसंख्या में प्रथम कौन है? तो जनसंख्या में प्रथम है उत्तर प्रदेश, तो ए हो जाएगा। और क्षेत्रफल में प्रथम कौन है? तो राजस्थान। और शिक्षा में प्रथम कौन है? तो केरल। 2 क्वेश्चन और बचे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं कार्लेस अलकराज ने। और बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग के लिए ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है? तो दलाई लामा को। हाँ, तो फाइनली हमने आज डीएनए सेशन में जो भी न्यूज़ था और आज के प्रश्न एवं कल के प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसी सेशन का एक सेकेंड पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि डीएनए दावा कर रहा है कि 72वीं बीपीएससी में 50+ सवाल यहाँ से आएंगे, तो कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा। तो इसी स्पेशल के सीरीज़ में
हम ला रहे हैं DNA के प्रत्येक दिन बिहार स्पेशल के कुछ टॉपिक, और इसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट भी बना देंगे जहाँ पे उपलब्ध रहेगा। तो आप इसके साथ भी देख सकते हैं। इसके साथ देखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके सारे टॉपिक आपका कवर हो जाएंगे। अन्यथा आप स्पेशल प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा कर के भी आप वहाँ से इस सारी बातों को, चीज़ों को कवर कर सकते हैं। हाँ, इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा, और जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा बिहार स्पेशल, उस दिन हम आपको कंप्लीट बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट सेक्शन में ही हम आपको एक लिंक दे देंगे जहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है बिहार के प्राचीन इतिहास। कल के टॉपिक में हमने लिया था क्या, बिहार के बारे में सामान्य परिचय। तो प्राचीन इतिहास की बात करें तो पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल के दौरान बिहार में मुंगेर में भीम बांध, गया में जेठियन, नालंदा आदि बिहार के दक्षिण क्षेत्र में पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। इन औजारों के पत्थरों से कुल्हाड़ी, खुरपी तथा चाकू आदि के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इस काल के दौरान पत्थरों से बने औजार मुंगेर के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के दौरान बिहार के कई क्षेत्रों से मानव रहने के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जैसे चिरांद जो कि सारण में पड़ता है, हड्डियों के औजार मिला है चेचर, वैशाली, मनेर, पटना और सेनुआर और रोहतास में। इसको हम एक बार और देखते हैं। चिरांद कहाँ है? सारण। चिरांद सारण, पवन सिंह वाला, सॉरी खेसारी लाल वाला छपरा। चेचर वैशाली, मनेर पटना और सेनुआर रोहतास। अगर हम इसका एक मैपिंग करके देखें तो कहाँ कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा चिरांद सारण में, चिरांद। यहाँ पड़ेगा चेचर, चेचर कहाँ पड़ेगा? वैशाली में, वैशाली में। यहाँ पड़ेगा मनेर, ये हो जाएगा पटना में, और रोहतास में पड़ेगा सेनुआर। इस प्रकार से आप मैपिंग भी करके याद कर सकते हैं। ये सभी क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे वैदिक काल में। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। वैदिक काल को, जैसे कि आपको पता है, वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं: पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का पीरियड होता है 1500 से 1000 एवं उत्तर वैदिक काल का पीरियड होता है 1000 से 600। तो हम यहाँ वैदिक काल की बात करेंगे। तो वैदिक काल के दौरान हम आर्यों के इतिहास को जानते हैं। वैदिक काल में आर्यों का आगमन उत्तरी बिहार के क्षेत्र में हुआ। विदेह एवं मिथिला के क्षेत्र में आर्यों का निवास स्थान था। अब हम मैपिंग के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखने के प्रयास करेंगे। महाजनपद, मगध की राजधानी गृहब्रज, ये कहाँ पड़ता है? गया में। पत्थर के कुल्हाड़ी एवं पत्थर के औजार मध्य पाषाण कालीन युग के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? मुंगेर से। और ये अंग महाजनपद की राजधानी चंपा कहाँ है? भागलपुर में। और वज्जीव महाजनपद की राजधानी विदेह या मिथिला दरभंगा में। केसरिया स्तूप, बौद्ध स्तूप एवं लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में। एवं मृग भृंग उपकरण, ये जैसे चिरांद हो गया, हड्डी से बने वस्तु एवं पत्थर से बने औजार, ये कहाँ से मिला है? सारण से, छपरा वाला। हड्डी से बनी वस्तुएं, पत्थर से बने सूक्ष्म औजार, मृद भांड और मिट्टी के बर्तन, नवपाषाण युग के अवशेष चेचर एवं विश्व के पहली गणतंत्र कहाँ? वैशाली में। ये हम आपको पहले भी बताए हैं DNA के सेशन में भी। महाजनपद, अब हम चलते हैं महाजनपद की तरफ। लगभग 600
ईसा पूर्व में हमारे देश में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों में से 30 महाजनपद, प्रमुख 3 महाजनपद जो बिहार में पड़े, हमने पहले भी मैप में भी उल्लेख किया है, बज्जी महाजनपद, मगध एवं अंग। अगर हम बज्जी महाजनपद की बात करें तो वर्तमान बिहार के वैशाली तथा मुजफ्फरपुर जिला से था संबंधित। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। महावीर स्वामी का जन्म बज्जी महाजनपद में हुआ था। बज्जी महाजनपद 8 प्रांतों का एक संघ था। विश्व का प्रथम गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य की स्थापना हुआ, जो कि वज्जी संघ का हिस्सा हुआ करता था। अंग की बात करें तो वर्तमान बिहार का मुंगेर तथा भागलपुर, हेनसांग ने चंपा को चिम्पोंग कहा। मगध की बात करें तो बिहार के पटना, जहानाबाद, गया तथा नवादा आदि जिले समकालीन थे, इसमें शामिल थे और मगध महाजनपद की प्राचीनतम राजधानी राजगृह थी। अब हम देखते हैं मगध के बारे में। मगध पे शासन करने वाला पहला वंश बृहद्रथ वंश। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का प्राचीनतम वंश बृहद्रथ वंश को माना जाता है। इस वंश की स्थापना राजा बृहद्रथ द्वारा किया गया था। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक जरासंध, जिसका अंत भीम के द्वारा कृष्ण के कहने पर हुआ था, जरासंध का। इस वंश की राजधानी राजगृह थी। बृहद्रथ वंश की राजधानी राजगृह। जरासंध की अखाड़ा राजगीर में स्थिर था। इसका प्रमाण हमें आज भी देखने को मिलता है। इस वंश का आखिरी शासक हरिपुंजय था। बृहद्रथ वंश के बाद आया हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का शासनकाल की अगर बात करें तो ये 544 बीसी के आरंभ में लगभग। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध पर सबसे प्राचीन वंश हर्यक वंश को माना जाता है, लेकिन महाभारत एवं पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश को। तो इस बात को याद रखेंगे, महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध पे शासन करने वाला प्राचीनतम वंश कौन है? बृहद्रथ वंश, जबकि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हर्यक वंश। बिंबिसार मगध का पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। बिंबिसार के शासनकाल में पहली बार मगध का साम्राज्य विस्तार शुरू हुआ। बिंबिसार ने वज्जी की राजकुमारी चेलना से विवाह कर वज्जी को मगध में मिला लिया और वज्जी के काल में मगध की राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार के दरबार में महान चिकित्सक जिब्बक रहता था। ये कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि जिब्बक किसके दरबार में रहता था महान चिकित्सक? तो जिब्बक रहता था बिंबिसार के दरबार में। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों के समकालीन थे। बिंबिसार गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गया था और बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए अंग, कौशल, लिच्छवी व भद्र राज्यों को अंग, कौशल, लिच्छवी राज्यों से विवाह संबंध मनाए। कौन? बिंबिसार ने। बिंबिसार के बाद शासक कौन बना? अजातशत्रु। 16 वर्ष तक युद्ध संघर्ष के बाद वज्जी को मगध का हिस्सा बना लिया। अजातशत्रु ने वज्जी के खिलाफ रथ, मुसल तथा महाशिलाकंटक जैसे भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी किया। इतिहास में ऐसी पहली घटना थी जिसमें ऐसी हथियारों का प्रयोग किया गया। 483 बीसी में बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में स्थापित हुआ। राजगृह में आयोजन हुआ प्रथम बौद्ध संगीति का। अजातशत्रु के बाद शासक बना उदयन। पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध का शासक बना। गंगा तथा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया। तो ये भी कई एग्जाम में पूछा है इस क्वेश्चन को कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र की मगध की राजधानी भी उदयन द्वारा बनाया गया और नाग दशक इस वंश का अंतिम राजा था, हर्यक वंश का। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश।
इस वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा किया गया और शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली में स्थानांतरित किया। कालाशोक के अन्य नाम काकवर्ण भी था। 383 BC में दूसरा बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में। सेकेंड बौद्ध संगीति का आयोजन था। पहला किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में और दूसरा हुआ कालाशोक के शासनकाल में। इस वंश के आखिरी शासक महानंदी था जिसका अंत महापद्म नंद द्वारा किया गया। और किस वंश का स्थापना किया गया? नंद वंश का, महापद्म नंद की हत्या करके। इस वंश की स्थापना एक गैर क्षत्रिय शासक महापद्म नंद द्वारा किया गया। महापद्म नंद का उपनाम उग्रसेन भी मिलता है और इन्हें दूसरे परशुराम भी कहा गया। किसे? महापद्म नंद को। मगध का पहला शासक जिसने कलिंग को मगध में शामिल कर एक राज्य की उपाधि धारण किया। अगला है मौर्य वंश। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर आया मौर्य वंश। 305 BC में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का मगध पर आक्रमण हुआ। मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत है मुद्रा राष्ट्रक विशाखदत्त द्वारा लिखा गया। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी को नाटक के रूप में दिखाया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र या राजनीति से संबंधित पुस्तक है और चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का महल राजप्रासाद मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक लकड़ी का बना हुआ महल था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाया गया। फर्श और छत लकड़ी का बना था जबकि इसके स्तंभ चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थे। यहाँ कुल 84 स्तंभ के प्रमाण मिले हैं। ये 11 पत्थर से निर्मित थे जिस पर एक विशेष पॉलिश की गई जिसे ओप कहा जाता था। इस महल की में कुल लंबाई 140 फुट तथा चौड़ाई 120 फुट थी। चीनी यात्री फाहियान ने इस महल की प्रशंसा में मानव निर्मित नहीं बल्कि इसे देव निर्मित कहा। फाहियान भारत आया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। एरियन ने राजप्रसाद की तुलना सूसा से किया और कार्लिनिया ने चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह के पश्चात अफगानिस्तान में 4 प्रमुख शहर दहेज में लिया। कार्लिनिया से कौन कौन? काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान। कौन कहता है कि पहले दहेज नहीं लिया जाता था? अब तो रुपया पैसा मांगा जाता है, पहले तो पूरा एरिया ही दिया जाता था। लेकिन कोई कहे ये मजाक की बात है, दहेज एक अभिशाप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला शासक आए बिंदुसार। बिंदुसार के आरंभिक शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य ही थे और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार। तो वहाँ भी थे चाणक्य और यहाँ भी है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद भी। तो संस्कृत ग्रंथ में बिंदुसार का नाम अमित घात है जिसका अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। यूनानी लेखक ने बिंदुसार को अमित चेटक कहा और बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया। इस संप्रदाय के अनुसार पृथ्वी पर होने वाले सभी परिवर्तन पहले से ही निश्चित हैं। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के बाद शासक बना अशोक। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 BC में। अन्य नाम की बात करें तो देवा नाम प्रिय एवं प्रियदर्शी है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है और भाब्रू अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध किया और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया।
ओडिशा में। उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई। उसके द्वारा बराबर की पहाड़ या जहानाबाद और गया की सीमा पर जो स्थित है 4 गुफाओं का निर्माण आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए किया गया। पहला विश्वकर्मा गुफा, करण गुफा, सुदामा गुफा एवं विश्व झोपड़ी। कौन कौन है? विश्वकर्मा गुफा, करण चौपर, सुदामा गुफा एवं विश्व झोपड़ी। अशोक के कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें बिहार से कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। शिलालेख। अशोक के कुल 7 स्तंभ लेख है, जो कि 6 अलग अलग स्थानों पर प्राप्त है। इनमें से बिहार में 3 स्तंभ लेख मिले हैं। शिलालेख एक भी नहीं मिला है, लेकिन स्तंभ लेख 3 मिला है। कौन कौन? लौरिया लंदनगढ़, रामपुरवा एवं अरेराज। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? रामपुरवा के लौंडिया है, उसे लेकर के जाना है अरेराज। तो रामपुरवा के लौंडिया को लेकर के जाएंगे अरेराज। ये तो लौरिया लंदनगढ़ पश्चिम चंपारण में और रामपुरवा भी पश्चिम चंपारण में एवं अरेराज पूर्वी चंपारण में। तो पश्चिम चंपारण के एक गांव है रामपुरवा, जहां की लौंडिया को लेकर के जाना है अरेराज पूर्वी चंपारण में। तो इस प्रकार से आपको ये याद रख सकते हैं कौन कौन? लौरिया लंदनगढ़, रामपुरवा पश्चिम चंपारण में है, जबकि अरेराज पूर्वी चंपारण में है। अशोक की पत्नी तिसरक्षिता ने बोध वृक्ष को नष्ट करवाया था। तो एक एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि बौद्ध वृक्ष को किसने नष्ट करवाया था? तो जो अशोक की पत्नी थी तिसरक्षिता को इस बात से दुखी थी बेचारी कि अशोक तिसरक्षिता को समय नहीं दे पाता था। इसी कारण वो बौद्ध धर्म पे ज़्यादा गुस्सा करती थी और बोधि वृक्ष को भी नष्ट करवा दी। वर्तमान में बोधि वृक्ष की 5वां पीढ़ी मौजूद है। बोधि वृक्ष के नष्ट होने का कारण अशोक की पत्नी तिसरक्षिता द्वारा हुआ और दूसरा बंगाल के शशांक द्वारा हुआ। तीसरा बोधि वृक्ष को नष्ट करवाया बख्तियार खिलजी ने एवं चौथा प्राकृतिक आपदा के कारण हो गया। तो इस प्रकार हमने मौर्य काल को देखा। अब देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में पहला वंश है शुंग वंश। शुंग वंश को ही ब्राह्मण वंश के नाम से भी जानते हैं। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमुत्र शुंग बृहद्रथ की सेनापति एवं बृहद्रथ की सेनापति हत्या किया। हाँ, बृहद्रथ के सेनापति था एवं हत्या कर दिया। कौन? पुष्यमुत्र शुंग ने। किसे? बृहद्रथ के। और बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक था। 185 BC में स्थापना किया और ब्राह्मण वंश और पुष्यमुत्र शुंग अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कराया। मगध साम्राज्य में विदिशा को पुष्यमित्र शुंग द्वारा मिलाया गया। मगध का आरंभिक राजधानी पाटलिपुत्र था, बाद में इसे स्थानांतरित कर विदिशा बना दिया गया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, जिसमें पुरोहित कौन थे? पतंजलि। ये रामदेव बाबा नहीं, वो पतंजलि मुनि। स्तूप को क्या महापरिनिर्वाण एवं मृत्यु चैत्य बौद्ध पूज्य स्थल एवं बिहार बौद्ध मठ। शुंग वंश में ही अगला शासक हुए अग्निमित्र। अग्निमित्र शुंग ने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का प्रांतपति बनाया। अग्निमित्र को विदिशा में ही एक नृत्यांगना मालविका से प्रेम हो गया, तो इसी प्रेम पर लिखा गया है मालविका अग्निमित्रम। और मालविका अग्निमित्रम कौन लिखे हैं? तो कालिदास जी ने।
कौन कहता है कि बूढ़ों को इश्क नहीं होता? चलिए, इश्क होता है लेकिन कोई शक नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। कण्व वंश, शुंग वंश के बाद कण्व वंश। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। 75 BC में इस वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया। मगध साम्राज्य का शासन केवल पाटलिपुत्र ही सीमित हो गया। मौर्योत्तर काल के दौरान मगध की स्थिति लगातार दयनीय होता चला गया। कण्व वंश के बाद आया शुंग वंश। कुषाणों के प्रत्यक्ष शासन बिहार के क्षेत्र में नहीं हुआ। अपने शासन व्यवस्था के लिए उन्होंने गुप्त शासकों को सामंत बनाए रखा। कुषाण विदेशी थे। कुषाणों के शासन व्यवस्था भारत में स्थापित करने वाले पहले शासक कौन थे? कुजुल कड़फिसस। कण्व वंश के बाद आए गुप्त वंश। इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा किया गया था। संभवतः हमारे डेट को नहीं याद रखेंगे फिर भी काम चल जाएगा। श्रीगुप्त कुषाणों के सामंत था और श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण किया। फिर आए घटोत्कच। श्रीगुप्त के पुत्र थे। उन्होंने भी कुषाणों के सामंत बनकर शासन व्यवस्था चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। चंद्रगुप्त प्रथम में लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उन्होंने वैशाली दहेज के रूप में मिला। ओह हो, वाह, ले दहेज पे दहेज, पूरा वैशाली ही दहेज में दिया गया। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। गया में स्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान हुआ। अब हम बिहार में क्षत्रिय राजवंश के देख लेते हैं। तो क्षत्रिय राजवंश में थे, दक्षिण में अगर बात करें तो पाल वंश, पूर्व में सेन वंश एवं उत्तर में कर्नाट वंश। तो हम स्टार्ट करते हैं पाल वंश से। पाल वंश की स्थापना गोपाल द्वारा 750 ईस्वी में किया गया था। गोपाल के द्वारा उदंतपुरी महाविहार की स्थापना किया गया और मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया जाता था। उदंतपुरी महाविहार का जो वर्तमान बिहार शरीफ में है का स्थापना किसने कराया? तो गोपाल ने। गोपाल के द्वारा उदंतपुरी में एक बौद्ध मठ भी बनाया गया। उदंतपुरी महाविहार का पहला छात्र अतिश दीपंकर था, जो बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य बना। पाल वंश के दौरान बौद्ध शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया गया। अब हम यहाँ हमेशा 3 में कन्फ्यूजन होता है। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी महाविहार एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने, क्योंकि अभी उसका शादी नहीं हुआ था इसलिए वो अभी कुमार था। कुमारगुप्त ने किस वंश के था? तो गुप्त वंश के। उदंतपुरी महाविहार के गोपाल ने किया था किस वंश से? पाल वंश से। और विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने किया था। किस वंश से था? पाल वंश से। तो इसमें आप अंतर स्पष्ट रखेंगे। मैच द फॉलोइंग या निम्नलिखित में से कौन सा सही है या गलत है, किसी भी प्रकार बना करके सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला है धर्मपाल। इन्होंने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करवाया। पाल वंश के शासनकाल में कला का विकास बहुत तेजी से हुआ। पाल कलाकारों ने धातुओं पर कलाकृति का दर्शन करना शुरू कर दिया। यह इस वंश की कला के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि था। इस कला का 2 प्रमुख कलाकार धीमन तथा बिटपाल था। देवपाल इस वंश की राजधानी मुंगेर को बनाया। अगला है कर्नाट वंश। अब बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। समय सीमा को भी हम लोग पार कर रहे हैं, पार कर ही गए हैं, लेकिन आप घबराने की कोई चिंता नहीं है। हम स्पेशल टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, जहाँ से आपके बीपीएससी में 72वीं बीपीएससी में स्पेशली बात करें तो 1/3 क्वेश्चन डीएनए की सेशन से
आना है, इस बात की गारंटी है, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। क्यों? कर्नाट वंश, इस वंश की स्थापना 1097 में नान्यदेव के द्वारा किया गया। उत्तर बिहार के साथ साथ नेपाल के हिस्से भी इस शासकों के अधीन था। नान्यदेव का पुत्र हुआ गंगदेव। इस वंश की राजधानी सिमरावगढ़, जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है, को बनाया। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो मिथिला का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। किस वंश को? कर्नाट वंश के शासनकाल को, कर्नाट। गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार अभियान 1324 ईस्वी में हुआ। इस समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह था। हरि सिंह को पराजित कर गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ तो कर्नाट वंश पर, तब यहाँ का शासक नरसिंह देव था। नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को नजराना देकर संतुष्ट कर दिया। नजराना का मतलब होता है उपहार। गयासुद्दीन तुगलक से पराजित होकर हरि सिंह नेपाल चला गया और 14वीं सदी के अंतिम दशक में इस वंश का पूर्णतः पतन हो गया। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। वैनवार वंश, 14वीं सदी में तिरहुत के क्षेत्र पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। इसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वैनवार वंश की स्थापना किया गया। वैनवार वंश के अनेक राजा हुए, जिसमें सबसे प्रमुख राजा शिव सिंह थे। शिव सिंह के दरबार में प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति रहते थे। तो फिर पूछ देगा विद्यापति किसके दरबार में रहते थे? तो शिव सिंह के। और शिव सिंह किस वंश से संबंधित है? तो वैनवार वंश से। चेरो वंश, पाल वंश के पतन के बाद कई जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो प्रमुख था। चेरो का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित था: शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर तथा पलामू। 1660 ईस्वी में चेरो को मुगल राज्य में मिला लिया गया। भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेना का अधिकार किक्कट क्षेत्र में हुआ। किक्कट यानी मगध तथा मध्य बिहार के क्षेत्र के हिस्सों को कहते थे। इस क्षेत्र में राजा मुकुंद ने यहाँ शरण लिया और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन्हें यहाँ का शासक बनाया गया। मुकुंद उज्जैन वंशीय राजपूत शासक था, जिसका अधिकार बिहार के किक्कट प्रदेश में हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा बिहार का प्राचीन इतिहास। कल के सेशन में तो हमने देखा था बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय, ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में हमने देखा था बिहार का सामान्य परिचय। अगर आप नहीं देखे हैं बिहार का सामान्य परिचय को, तो आप तुरंत जाएं प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप प्लेलिस्ट से बिहार का सामान्य परिचय को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की इंफॉर्मेशन की तरफ। अगला इंफॉर्मेशन है कि ये शॉर्ट न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट्स है, अक्टूबर की, ये नवंबर की, ये दिसंबर की, ये जनवरी की। ये है यहाँ से स्कैन करके आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं वीडियो और इससे पढ़ रहे हैं। तो चलिए इस प्रकार से हमने फाइनली एंजॉय किया इस सेशन को। और जिसने भी इस सेशन को एंजॉय किया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि हमने सेशन को पूरी एंजॉय किया है। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।